हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 9 पार्ट नंबर 1 चैप्टर है जीवों में विविधता। विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता या अनेकता में एकता। सर्वाधिक विविधता जो है केरल में देखने को मिलती है। विविधता को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, जब बरसात का मौसम होता है विभिन्न रंग के जो है फूल दिखाई देते हैं या विभिन्न रंग के जो है आपको रंग बिरंगी जो है पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें जो है एकता है वो क्या है, सब जो है पक्षी है। अब देखिए, वर्गीकरण का आधार क्या है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीव का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर जो है किया था। स्थल, जल एवं वायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो क्या था, अरस्तु ने। अरस्तु कौन थे, यूनानी विचारक थे। एग्जाम्पल देखें, समुद्र में रहने वाले जीव जैसे पिरवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, इन सभी में जो एकता है वो क्या है, इन सभी में एकमात्र जो समानता है वो इनका आवास है। ये सब के सब क्या है, समुद्र में रहते हैं। अब देखिए आगे देखें, वर्गीकरण और जैव विकास। जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में दिया। देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जो है ये किनकी पुस्तक है, ये चार्ल्स डार्विन की, और ये बात कब की है, 1859 की। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमिक संरचना। अब इसमें देखें, अर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट हिटेकर 1969, कार्ल वोल्फ 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का जो है प्रयास किया। तो यहाँ आप सन भी ध्यान रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट हिटेकर 1969, कार्ल वोल्फ 1977, इस तरह से जो है ये जो है आ सकते हैं, सन दे के भी इसके आधार पे जो है आ सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे देखें, नोट में क्या है, हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगह थे, यानी कि 5 जगह जो किंगडम दिया है वो हिटेकर ने दिया है। अब 5 जो है इसमें कौन कौन से हैं, इन्होंने जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्यूर, एनिमेलिया, ये समूह को संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा सारी संगठन के आधार पर बनाए हैं। तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन है, इसमें मोनोरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, इन सबको जो है याद रखना है। इसमें नोट की हम बात करते हैं तो नोट क्या है, इसमें नोट ये है, वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनोरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया। देखिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो है वर्गीकरण को, मोनोरा जगत को जो है किसने बांटा था, ये बांटा था वोस ने। वोस का पूरा नाम क्या है, वोस का पूरा नाम कार्ल वोस है। तो ध्यान रखेंगे, हिटेकर ने 5 जगत किंगडम की बात की है, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है, लेकिन वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को, वोस ने जो है मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो है बांट दिया है। ये चीज़ याद रखने की है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, मोनेरा जगत को जो है किसने बांटा था, तो वो बांटा था वोस ने। वोस का पूरा नाम क्या था, ये है कार्ल वोस। अब देखिए एक क्रम है, पहले जगत आएगा यानी किंगडम आएगा, फाइलम या डिवीज़न आएगा, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, तो लास्ट में आ जाएगी स्पीसीज। तो ध्यान रखना है, पहले किंगडम आ जाएगा, फिर फाइलम या डिवीज़न आ जाएगा, फिर ऑर्डर आ जाएगा, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी कि शुरू में तो किंगडम है और लास्ट में क्या है, स्पीसीज है। ये जो क्रम है, ये क्रम आपको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी सीरीज़ है, एनसीईआरटी में सेम इस तरह से ही जो है दे रखा है। नोट में देखें, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो वर्गीकरण की जो आधारभूत जो इकाई है वो क्या है, वो है स्पीसीज यानी कि जाति। हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। हिटेकर ने जो वर्गीकरण किया है जगत को, उसमें जो विशेषता है वो कौन कौन सी है। नंबर 1, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते। ध्यान रखना है, इसमें ना तो संगठित केंद्रक होते हैं और ना ही कोशिकांग होते हैं और ना ही शरीर बहुकोशिक होता है। मतलब ये जो जीव होते हैं
जो हिटेगर साहब ने जो बांटा है जगत को, तो विशेषता ये बताई है कि उनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही कोशिकांग होते हैं, और ना ही जो है शरीर कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये बात ध्यान रखना, कुछ में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। मतलब जो कोशिका भित्ति है कुछ में तो पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है, इसमें संगठित केंद्रक नहीं होता है, और ना ही इसमें जो है कोशिकांग देखने को मिलते हैं, ना ही बहुकोशिक होते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति जो है कुछ में तो देखने को मिलती है, और कुछ में जो है कोशिका भित्ति जो है ये देखने को नहीं मिलती है। पोषण के स्तर पर ये जो है स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पोषण के आधार पर देखें तो ये जो है स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे, इसमें जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, या साइनोबैक्टीरिया है, या फिर क्या है, माइकोप्लाज्मा है। तो इनमें क्या क्या नहीं होता, इनमें संगठित केंद्रक नहीं होता, कोशिकांग नहीं होती है, शरीर बहुकोशिक नहीं होता है। लेकिन कुछ में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के आधार पर देखें तो ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों जो है हो सकते हैं। कौन कौन? जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यहाँ चित्र देखें, देखिए ये जो है बैक्टीरिया है, और ये क्या है, एनाबीना है। एनाबीना की बात करते हैं तो इसमें स्थिर बीजाणु होते हैं, और इसमें जो है हेटेरोसिस जो है पाए जाते हैं। तो ये बात कर रहे हैं मोनेरा की। ये काय में आते हैं, ये जो है मोनेरा में आते हैं। अब देखिए आगे बात करें प्रोटिस्टा की। इसमें एक कोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, जीव कौन कौन से आते हैं? एक तो एक कोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। मतलब जो गमन करते हैं प्रोटिस्टा, वो सीलिया से करते हैं और फ्लैजिला से जो है ये गमन करते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय भी होते हैं, यूकेरियोटिक भी होते हैं, और इसमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला पाई जाती है। और जो है स्वपोषी और विषमपोषी जो है दोनों ही तरह के होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है, डाई एटम है, प्रोटोजोआ है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? एक कोशिक शैवाल है और डाई एटम है और प्रोटोजोआ है, जो है प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है। अब देखिए इसे जो है वो चित्र के ज़रिए जो है कुछ समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये जो ऊपर वाला जो चित्र है, ये वाला ये पैरामीशियम का चित्र है। आप इसको चित्र को बना सकते हैं। अब यहाँ क्या है, अपशिष्ट है। इधर देखिए, इधर जो है साइटोपाइज है, पैरामीशियम में यहाँ भोजनधानी है, यहाँ साइटोसोम है, यहाँ मुख्य खाँच है। देखिए इसमें जो पैरामीशियम में जो है दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक तो होता है गुरु केंद्रक और एक होता है सूक्ष्म केंद्रक। और इसमें सीलिया पाया जाता है, जलधानी पाई जाती है। यानी कि पैरामीशियम जो गमन करता है वो किससे करता है? सीलिया से जो है ये गमन करता है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक तो होता है गुरु केंद्रक, दूसरा होता है सूक्ष्म केंद्रक। और इसमें जो है साइटोपाइज भी इसमें पाई जाती है, और इसमें साइटोसोम भी इसमें देखने को मिलता है। काय में? पैरामीशियम में। और ये काय में आते हैं, ये जो है प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा में ये जो है आते हैं। आगे बात करते हैं अमीबा की। अमीबा देखिए, अमीबा में संकुचनशील धानी होती है, अग्रमुखी कूटपाद होते हैं, इसमें भोजनधानी होती है, क्रिस्टल इसमें देखने को मिलते हैं, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतर्द्रव्य होता है, एक्टोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म, अंतर्द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रिस्टल, भोजनधानी, संकुचनशील रिक्तिका, अग्रमुखी कूटपाद, ये सब काय में देखने को मिलता है। ये सब जो है अमीबा में देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये युगलिना। इसमें भी केंद्रक होता है, केंद्रिक होती हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, संकुचनशील धानी होती है,
प्रकाशग्राही होती है, नेत्र बिंदु होते हैं। फ्लैजिला इसमें छोटे होते हैं, फ्लैजिलम इसमें लंबे होते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे फ्लैजिलम जो है इसमें छोटे होते हैं, फ्लैजिलम इसमें जो है लंबे होते हैं और इसमें नेत्र बिंदु पाए जाते हैं। अभी हमने अमीबा पढ़ा है, पैरामीशियम पढ़ा है, उसमें नेत्र बिंदु नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूग्लिना की, यूग्लिना में जो है नेत्र बिंदु पाए जाते हैं और साथ में प्रकाशग्राही भी इसमें देखने को मिलती है, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखेंगे यूग्लिना में नेत्र बिंदु, प्रकाशग्राही और क्लोरोप्लास्ट जो है देखने को मिलते हैं। बाकी केंद्रक तो हमने पीछे भी जो है पढ़े हैं। अब देखिए बात करते हैं फंजाई की। यहाँ ऊपर अंकबिंद आ जाएगा। फंजाई की हम बात कर रहे हैं, यह विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। ध्यान रखेंगे फंजाई कैसे हैं, विषमपोषी है और दूसरा आगे ये जो है यूकेरियोटिक जो है जीव है। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो है निर्भर रहते हैं। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है मृतोपजीवी भी जो है कहा जाता है। भाई मृतोपजीवी फंजाई को क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पर जो है निर्भर रहते हैं और दूसरी बात ये विषमपोषी भी होते हैं और यूकेरियोटिक भी होते हैं। कई अन्य अतिथि जीव के जीवित द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें जो है परजीवी कहते हैं। मतलब भोजन के लिए जब आश्रित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है परजीवी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोट में देखें फंजाई अथवा कटक, कटक नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कवक। फंजाई अथवा कवक काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ध्यान रखेंगे फंजाई है या कवक है, फंजाई को ये कवक कहा जाता है। ये काय के बने होते हैं, इसमें काइटिन पाया जाता है और काइटिन जो है कैसी होती है, जटिल शर्करा की बनी होती है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है फंजाई अथवा कवक में, वो काइटिन की पाई जाती है और ये जटिल शर्करा की बनी होती है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है फंजाई में वो क्या क्या है, एग्जाम्पल को देखें, इसमें यीस्ट हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। देखिए फंजाई में एग्जाम्पल जो है यीस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। और हमने इससे पहले अभी क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल क्या है, एक कोशिक शैवाल है, डाई एटम है, प्रोटोजोआ है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले देखिए हम बात करते हैं तो कुछ पढ़ा है कि हमने पढ़ा है मोनेरा। अब मोनेरा जगत की हम बात कर रहे थे तो इसमें क्या क्या था, इसमें था जीवाणु, नीलहरी शैवाल अथवा साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। प्रोटिस्टा में क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। देखिए वहाँ जो है नीलहरी शैवाल है और क्या था, और इसमें जो है बैक्टीरिया थे और साइनो बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है। लेकिन प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय शैवाल है, डायटम है, प्रोटोजोआ है। इसमें देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, इसका भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लेंगे और यहाँ इसका भी ले लेंगे, पूरे का ले लेंगे। देखिए फंजाई की जो एग्जाम्पल है वो यीस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। याद रखेंगे फंजाई की एग्जाम्पल यीस्ट, मोल्ड, मशरूम है। ये जो है एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। अब देखिए इसमें और देखें फंजाई में क्या क्या है, एग्रीकस भी इसी का एग्जाम्पल होता है फंजाई का, पेंसिलियम भी होता है, यीस्ट जो है यहाँ सैक्रोमाइसीस है, मतलब यीस्ट है, पेंसिलियम है, एग्रीकस है, मोल्ड है, मशरूम है, ये सब का के एग्जाम्पल है। ये सब जो है फंजाई के एग्जाम्पल है। कवक की कुछ प्रजातियाँ नील हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे जो है सहजीविता कहते हैं। तो भाई सहजीविता क्या होता है, कवक होते हैं, कुछ प्रजाति नील हरी शैवाल की है, ये क्या करती है, संबंध बना लेती है, इसे जो है सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ऐसे जो सहजीवी जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जो है लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन कहाँ देखने को मिलते हैं, लाइकेन जो है अक्सर पेड़ों की छाल पर
रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। तो लाइकेन कहाँ देखने को मिलते हैं? लाइकेन जो है अक्सर पेड़ों की छाल पर रंगीन धब्बों के रूप में जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए देखेंगे प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें भी क्या आते हैं? यूकेरियोटिक जीव आते हैं। वो कैसे होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्लांटी में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव होते हैं, स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसमें जो है इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर है। तो जो पौधे जो है काय में आते हैं, प्लांटी में आते हैं और कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं, यूकेरियोटिक जो है जीव है। एनिमेलिया की हम बात करते हैं। इस वर्ग में यूकेरियोटिक, बहुकोशिक और विषमकोशीय जीव को रखा गया है। एनिमेलिया में जो है एक तो यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं, बहुकोशिक की बात कर रहे हैं और साथ में विषमकोशी की बात कर रहे हैं। इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें? एनिमेलिया में भी नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। ज़्यादातर जंतु होते हैं एनिमेलिया में, वो कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ हम देखते हैं वर्गीकरण जो है इसमें क्या है। देखिए यहाँ जीवधारी है। अब जीवधारी को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? इसमें एक जो भाग है वो है प्रोकैरियोटी, दूसरा जो भाग है वो है यूकेरियोटी। अब यूकेरियोटी की हम बात करते हैं, ये भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है एक कोशिक, दूसरा है बहुकोशिक। एक कोशिक में क्या आता है? एक कोशिक में जो है प्रोटिस्टा आता है। अब बहुकोशिक की हम बात करते हैं। बहुकोशिक को भी देखिए बांटा गया है। एक तो बांटा गया है कोशिका भित्ति रहित, यानी कि बहुकोशिक को जो है दो टाइप में भागा गया, बांटा गया। एक में तो ये है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा एनिमेलिया। दूसरे में क्या है? इसमें कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, उसमें भी दो टाइप देखने को मिलेंगे। एक तो वो मिलेंगे जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, दूसरे वो मिलेंगे जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने में जो है सक्षम होते हैं। किस में नहीं होता प्रकाश संश्लेषण? वो एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई का। और जिसमें प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है वो हो जाएगा प्लांटी का। ये क्या? ये जो है 5 जगत का जो है वर्गीकरण है। 5 वर्ग का वर्गीकरण किसने दिया है? वो दिया है हटेकर ने। थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा की हम बात करते हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे शैवाल जो है किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है? सामान्य तौर पे तो थैलोफाइटा को जो है शैवाल कहा जाता है और मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। शैवाल कहाँ होते हैं? मुख्य रूप से जल में होते हैं। किस वर्ग की यहाँ बात चल रही है? थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा में और जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगाइरा, कारा आदि ये सब काय में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। कौन कौन से? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगाइरा, कारा आदि जो है थैलोफाइटा में पाए जाते हैं। इसमें शैवाल, इन्हें शैवाल कहा जाता है और ये जल में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगाइरा आदि। अब देखिए कुछ चित्र हम देखते हैं। चित्र की हम बात करते हैं। ये जो चित्र है ये पहला वाला चित्र है वाला, ये कहाँ का चित्र है? ये जो चित्र है यूलोथ्रिक्स का है और ये है क्लेडोफोरा का। अब आगे देखें ये वाला चित्र जिसमें पत्ती की तरह जो बन रहा है ये है अल्वा का। ये जो जिस तरह से सीढ़ी होती है इस तरह से बन रहा है ये काय का है? स्पायरोगाइरा का है। स्पायरोगाइरा में क्या क्या है? लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति है, क्लोरोप्लास्ट है, पायरेनोइड है, केंद्रक है, जीवद्रव्य है। तो स्पायरोगाइरा में पायरेनोइड भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है,
कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है और जीव द्रव्य भी पाया जाता है। क्या क्या है? कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनोइड, केंद्रक, जीव द्रव्य, ये सब काय में देखने को मिल रहा है। ये है स्पायरोगायरा। तो ये है इसका जो पूरा चित्र है वो इस तरह से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये है कारा का। इसको भी चित्र जो है पूरा इस तरह से हो, पूरा जो है अब आ जाएगा। चित्र देखिए ज़रूरी नहीं है बनाने, आपको तो केवल याद करना है, तो इसलिए इसकी हिंदी जो है थ्योरी वो आप लिख सकते हैं। देखिए ब्रायोफाइटों की हम बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? इसे जो है पादप जगत का उभयचर जो है कहा जाता है। ये सवाल देखने को मिलता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। और इसमें आगे देखें, यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो प्लांट है, ये जो पादप है ना, तना और पत्ती जैसी संरचना विभाजित होता है, यानी कि पत्ती के समान और तने के समान जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके समान क्या होता है? विभाजित होता है। इसमें क्या होता है? संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें संवहन के लिए ऊतक नहीं पाए जाते हैं। काय में नहीं पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। किसका? पादप का। ये जो पादप है तना पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है, इसमें संवहन ऊतक जो है नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल जो है ब्रायोफाइटा में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो मास हो जाएगा, यानी कि फ्यूनेरिया हो जाएगा, और मार्केंसिया हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें रिक्सिया भी इसी में आता है। ब्रायोफाइटा में के एग्जाम्पल में रिक्सिया भी आता है, और इसमें मार्केंसिया भी आता है, और इसमें जो है फ्यूनेरिया भी आता है, जिसमें जो है मास लिखा हुआ था। देखिए ये लिखा हुआ था फ्यूनेरिया में, ये लिखा हुआ है माउस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें नाम आ जाएगा रिक्सिया का भी, ये ले लेंगे स्क्रीनशॉट, यहाँ भी ले सकते हैं आप, या नाम लिख लेंगे सीधे तौर पे। अब देखिए टेरिडोफाइटा की हम बात करते हैं। टेरिडोफाइटा देखिए टेरिडोफाइटा, अब हम इससे पहले ब्रायोफाइटा पढ़ा है, टेरिडोफाइटा पढ़ा है, और अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। इस वर्ग पे पौधों का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। देखिए पट्टी नहीं है, ये लिखा हुआ है पत्ती। टेरिडोफाइटा का शरीर जो है पौधे का विभाजित होता है, जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा शरीर जो है वो जड़ तना पत्ती के समान संरचना में विभाजित होता है। दोनों में अंतर है। और टेरिडोफाइटा में जो है संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो मार्सिलिया है, फर्न है, हॉस्टेल है। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है? इसका शरीर जो है जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल। इन तीन समूह के पौधों में जन्म अप्रत्यक्ष होते हैं। तो ध्यान रखेंगे हमने कौन कौन समूह पढ़े हैं। थेरोफाइटा समूह पढ़ा है, ब्रायोफाइटा समूह पढ़ा है, और टेरिडोफाइटा समूह पढ़ा है। इसमें क्या है? इन तीन समूह के पौधों में जनन जो अप्रत्यक्ष होते हैं। ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष जनन जो है किसमें होते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो हमने पढ़ा है वो टेरिडोफाइट पढ़ा है, ब्रायोफाइट पढ़ा है, टेरिडोफाइट पढ़ा है। इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, और जो है इसे क्या कहते हैं?
इन्हें जो है क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। तो क्रिप्टोगैम में कौन कौन से प्लांट हो जाएंगे जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी, और जनन जो करते हैं पौधे वो अप्रत्यक्ष करते हैं। अब नोट में देखेंगे वह पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित एवं विभेदित होता है, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनोलोगैम कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे फेनोलोगैम जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होता है, विभेदित भी होता है, और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनोलोगैम कहलाते हैं। लेकिन क्रिप्टोगैम में जो है बीज उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, लेकिन फेनोलोगैम में जो है बीज उत्पन्न होते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है। भाई बीज कब बनता है, बीज उत्पन्न जो है कब होता है, जब लैंगिक जनन होता है। तो बीज के अंदर बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। जब लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है, बीज उत्पन्न होता है, और बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है। बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण के साथ जो खाद्य पदार्थ, जो फूड मटेरियल है, जो स्टोर रहता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को उन्हें 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। भाई ये जो पौधे हैं इन्हें जो है 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, ये तो ब्रायोफाइटा का चित्र आ गए। अब इसमें जो कौन कौन से बांटे गए हैं, इसमें एक तो है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म की हम बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। या तो नगन जो बीज उत्पन्न करते हैं कौन करते हैं, जिम्नोस्पर्म करते हैं। जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जिम्नो तथा स्पर्म से मिलकर हुई है। तो जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, ग्रीक शब्द से मिलकर हुई है। ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, जिम्नो हैं और स्पर्म हैं। इनका अर्थ है, इनका अर्थ क्या है, देखिए जिम्नो का अर्थ है नग्न, स्पर्म का अर्थ है बीज, अर्थात नग्न बीज पौधे भी कहा जाता है। जिम्नो का अर्थ क्या है, जिम्नो का जो अर्थ है वो है नग्न, और स्पर्म का अर्थ है बीज। इन बीज पौधों, इन्हें जो है नग्न बीज भी पौधे कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। इन पौधों में जो है काष्ठ भी देखने को मिलती है, और सदाबहार भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से पौधे आ जाएंगे, आपका जो है इसमें साइकस भी आ जाएगा, और क्या आएगा, दूसरा जो है इसमें देखिए जिम्नोस्पर्म में एक तो साइकस है, दूसरा क्या है, फाइनेंस नहीं है बल्कि ये लिखा हुआ है पाइनस है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिम्नोस्पर्म के जो पौधे जो आते हैं, इसके एग्जाम्पल जो होंगे जिम्नोस्पर्म में, वो एक तो पाइनस हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो साइकस का हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे हम देखते हैं। अब देखिए इसमें चित्र भी हैं। ये वाला जो चित्र है, ये वाला ये पाइनस का है। ये जो चित्र है पहला वाला ये पाइनस का है, और ये जो चित्र है वो एक साइकस का है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो है ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, एक पाइनस का और दूसरा जो है साइकस का। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। अब देखिए एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। इसमें फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे बीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि इनमें जो है, इनमें फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। कैसे बीज उत्पन्न करते हैं, फल के अंदर जो बंद बीज है वो उत्पन्न करने वाले पौधे कौन सा होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म 2 ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना होता है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ, स्पर्मा का अर्थ है बीज, यानी कि इसमें जो बीज होते हैं वो ढके हुए होते हैं। किस में, एंजियोस्पर्म में। ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, इसमें एंजियो है और स्पर्मा है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ, स्पर्म का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है।
तो पुष्पी पादप किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को जो है पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। भाई बीज का जो विकास अंडाशय के अंदर किन में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। बाद में फल बन जाते हैं। बीज में बीजपत्र होता है। तो बीज में बीजपत्र जो है किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है कि बीज के अंकुरण के पश्चात बीजपत्र जो है हरा हो जाता है, ये काहे की बात थी? ये है एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में बीज में बीजपत्र एंजियोस्पर्म में जो है एंजियोस्पर्म में बीज में बीजपत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। यहाँ ये हर लिखा हुआ है, हर नहीं है, ये लिखा हुआ है हरा। हरा हो जाता है। बीज पत्तों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांट दिया गया है। एक बीज पत्री वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्री वाले पौधे को द्विबीजपत्री कहा जाता है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसमें देखते हैं, ये है एक बीज पत्री, ये और ये जो है ये है द्विबीजपत्री। अब देखिए इसका वो देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण देखते हैं इसका। देखिए ये पादप की हम बात कर रहे हैं। पादप को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो विभेदित पादप शरीर कि जिस पादप का शरीर जो है विभेदित होता है। दूसरा है पादप शरीर बिना विभेदन के, या जिसका शरीर जो है विभेदन नहीं होता है। तो जिसका शरीर विभेदन नहीं होता है उसमें आ जाएगा थैलोफाइटा। जिसका शरीर विभेदित होता है उसमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो है बिना संवहन ऊतक का, यह आ जाएगा ब्रायोफाइटा। एक है संवहन ऊतक। अब तक संवहन ऊतक की हम बात करते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बीज रहित, एक होते हैं बीज उत्पादित करने वाले। अब देखिए संवहन ऊतक में जो ऊतक जो देखने को मिलता है वो टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है और फेनोलोगैम में भी देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखेंगे टेरिडोफाइटा जो है वो बीज रहित है, मतलब बीज को उत्पन्न नहीं करता है। इधर फेनोलोगैम जो होते हैं वो बीज उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जो फेनोलोगैम है इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो है नग्न बीजी। नग्न बीजी में जो है क्या क्या आ जाएगा? नग्न बीजी में जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। दूसरा है फल में बंद बीज वाले, तो हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को भी जो है दो भागों में बांट दिया गया है। एक है दो बीजपत्री वाले बीज जिसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। एक है एक बीजपत्री वाले बीज जिसे एक बीजपत्री जो है कहा जाता है। अब देखिए हमने जो है इतना सारा आपको जो है स्लाइड के रूप में पढ़ाया है। तो आप जो है एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, इतनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है। तो वीडियोस को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। एनसीईआरटी की सीरीज़ से जो है जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो एग्ज़ाम हैं ये जो आने वाले टीजीटी के एग्ज़ाम है उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी। एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है 0 से चल रही है। अब हमने चैप्टर जो लिया है इस चैप्टर का ये अभी पहला ही पार्ट है। अब इसके बाद जो है एक और पार्ट आएगा इस चैप्टर के। अब देखिए किस तरह से, देखिए कितनी उससे जो है टाइप करके रखा गया है ताकि आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीनशॉट आप दोबारा ले सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है ये लिखी गई है। एनसीईआरटी की जो है ये लाइन बाय लाइन जो है ये लिखी गई है। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। किस तरह से देखिए इनको डिज़ाइन किया गया है और हिंदी में आपको जो है पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी। तो इसको जो है पढ़ना ना भूलें और स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ से ले ले और फिर यहाँ से ले ले। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ये है और ये है, ये है।
ये स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ देखें, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से जो है इसको टाइप कराया गया है, टाइप किया गया है आप लोगों की वजह से। इस तरह से आपको एनसीईआरटी सीरीज़ जो है मिलेगी और 9 क्लास से स्टार्ट की है और हम आगे तक चलेंगे, 12 तक हमारे चलने की जो है कोशिश रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।